जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आज जनमन में बात करेंगे कि क्या 1932 का खतियान झारखंड में भाजपा के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जिसे भेदना उसके लिए एक चुनौती बन गया है। और यह भी बात करेंगे कि भाजपा के जिस अर्जुन के पास चक्रव्यूह तोड़ने की ताकत है, क्या उसे दिल्ली से झारखंड लाने की बात हो रही है। बात करेंगे, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की जनमन की बात। झारखंड में अगले साल यानी 2024 में छठी विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं और उसके पहले लोकसभा का चुनाव होना है। जाहिर तौर पर झारखंड में भाजपा फिलहाल विपक्ष के चक्रव्यूह में फंसी हुई दिखाई दे रही है। एक समय था जब झारखंड में चुनाव के रण क्षेत्र में बीजेपी का पलड़ा हमेशा भारी दिखाई देता था, लेकिन इस बार विधानसभा की राह तो मुश्किल दिखाई ही दे रही है। लोकसभा की 14 में से आजसू को मिलाकर जो 12 सीटें एनडीए के पास हैं, उन्हें बचाए रख पाना भी इस बार काफी चुनौती भरा काम दिखाई दे रहा है। इसलिए बीजेपी ने 2023 की शुरुआत में ही लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजा दी है। अमित शाह 2 बार झारखंड में विजय संकल्प रैलियां कर चुके हैं। भाजपा के मुकाबले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला महागठबंधन है, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी भी शामिल है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले इसी महीने 27 फरवरी को रामगढ़ उपचुनाव का लिटमस टेस्ट होना है और फिलहाल 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति, कुर्मी जाति को आदिवासी में शामिल करने का मुद्दा और नियोजन नीति झारखंड के सबसे धधकते हुए मुद्दे हैं। फिलहाल झारखंड में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति को विधानसभा से पास कराकर हेमंत सोरेन ने एक चक्रव्यूह रच दिया है। हेमंत सोरेन ने जानते बूझते यह पासा फेंका है। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि कानून और संविधान उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देते। फिर भी उन्होंने स्थानीयता का विधेयक विधानसभा से पास कराया और राज्यपाल के पास भेजा और जैसी कि उम्मीद थी, राज्यपाल ने इसे वापस सरकार को लौटा दिया, इस सलाह के साथ लौटा दिया कि वह इसमें संविधान के प्रावधानों के अनुसार संशोधन करके दोबारा भेजे। हेमंत का यह दांव काम कर गया है, क्योंकि भाजपा न तो विधानसभा में इस बिल का खुलकर विरोध कर पाई और न उसके बाद ही वह इसकी काट खोज पाई है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन आदिवासियों के एक बड़े वर्ग के दिमाग में यह बात डालने में सफल रहे हैं कि उन्होंने तो 1932 का बिल केंद्र को भेजा, लेकिन राज्यपाल और भाजपा उसे लागू नहीं होने दे रहे। ठीक ऐसा ही दांव वह इसके पहले सरना धर्म कोड का बिल पास कराकर कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर 1932 का मामला भाजपा के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बनता जा रहा है जिसका दरवाजा झारखंड भाजपा का कोई महारथी तोड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा के पास फिलहाल झारखंड में जो सबसे बड़ा योद्धा है वह बाबूलाल मरांडी है। मरांडी में लेकिन अब वह तेज नहीं बचा है जो पहले था। भाजपा छोड़ने के बाद उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा बनाया था। 2009 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके 11 सीटें भी जीती थी। उसके बाद 2014 के चुनाव में जेवीएम 8 सीटें जीतने में सफल रहा था, लेकिन सरकार तब बनी थी रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा की। हालांकि भाजपा को तब 37 सीटें मिली थी और आजसू की 5 सीटों को मिलाकर उसके पास बहुमत था, लेकिन रघुवर दास आजसू के भरोसे नहीं रहना चाहते थे। उन्हें लगता था कि आजसू कभी भी उन पर दबाव डाल सकता है, मनचाहे मंत्री पद के लिए या दूसरी बातों के लिए। तो लिहाजा उन्होंने जेवीएम के 6 विधायकों को तोड़ लिया और बीजेपी में शामिल करा लिया। बाबूलाल मरांडी के लिए यह एक ऐसा झटका था जिससे वह उबर नहीं पाए। हालांकि कहा जाता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी आला कमान ने बाबूलाल को ऑफर दिया था कि वह जेवीएम को बीजेपी में मर्ज करा दें, विलय करा दें। उसके बाद वो बीजेपी में आ जाएं और भाजपा उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी, ऐसा कहा जाता है, ऐसी चर्चा है। लेकिन
बाबूलाल ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, उन्हें यह मंजूर नहीं हुआ। 2019 के चुनाव में जेवीएम सिर्फ 3 सीटें ला पाया था। इसमें एक सीट तो बाबूलाल मरांडी की थी, दूसरी प्रदीप यादव की और तीसरी बंधु तिर्की की। आखिरकार थक हारकर बाबूलाल मरांडी ने फैसला किया कि वे बीजेपी में मर्ज कर जाएंगे, लेकिन उनकी टाइमिंग गलत हो गई। टाइमिंग इस लिहाज से भी गलत हो गई कि उनके दोनों विधायकों ने, जो साथी विधायक थे प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने, उनके साथ बीजेपी में जाने से इनकार कर दिया और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि हम असली जेवीएम हैं और कांग्रेस में मर्ज हो गए। इधर बाबूलाल भाजपा में मर्ज हो गए। उसके बाद सदस्यता पर मामला स्पीकर के यहाँ चल रहा है, ये सभी जानते हैं। तो कभी भाजपा में शामिल होने पर कुतुब मीनार से कूद जाने की बात कहने वाले बाबूलाल को अकेले बीजेपी में आना पड़ा। बीजेपी में आने के बाद वह हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ पूरी ताकत लगा रहे हैं, खूब आक्रामक हो रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक बीजेपी से बाहर रहने के बाद उनमें अब वो तेवर और आग नहीं बची है। पार्टी के अंदर एक बड़ा गुट है जो उन्हें पसंद नहीं करता, उनका विरोधी है। एक समय झारखंड बीजेपी का यह सबसे बड़ा नेता आज बीजेपी के अंदर पार्टी में संघर्ष कर रहा है और बाहर हेमंत सोरेन सरकार से। तो दोनों मोर्चों पर उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बाबूलाल के अलावा झारखंड में जो भाजपा के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं वे रघुवर दास हैं, लेकिन वे भी फिलहाल चुनावी रण क्षेत्र में पराजित होकर निस्तेज पड़े हैं। हालांकि अपना वजूद दिखाने के लिए जब तब वह हेमंत सोरेन सरकार पर जुबानी हमले करते रहते हैं। रघुवर दास ने 5 साल तक अपने मन मुताबिक सरकार चलाई, कड़ा प्रशासन भी दिया, विकास के काम भी हुए, लेकिन खुद उनकी अपनी छवि चढ़ी हुई आंखों वाले एक ऐसे अहंकारी व्यक्ति की बन गई जो अपनी ही धुन में रहता है। धर्मांतरण निषेध बिल और सीएनटी में बदलाव जैसे उनके फैसलों ने आदिवासी समाज को भाजपा के विरोध में खड़ा कर दिया। रही सही कसर गलत चुनावी फैसलों ने पूरी कर दी। आजसू झारखंड गठन के समय से ही बीजेपी का सहयोगी रहा था, लेकिन रघुवर दास के कारण, उनके अड़ियल रवैये के कारण बीजेपी को आजसू का साथ छोड़ना पड़ा और अकेले दम चुनाव मैदान में उतरना पड़ा, जबकि सामने था जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन। वोटों का बिखराव हुआ और यूपीए गठबंधन को इसका फायदा मिल गया। टिकट बंटवारे में भी रघुवर दास ने अपनी मन की चलाई। कैसे कई ऐसे उम्मीदवारों के उन्होंने टिकट काट दिए जो जीत सकते थे। सरयू राय जैसे संघ की पृष्ठभूमि के नेता को अपमानित करके टिकट नहीं देने का खामियाजा खुद उनको भी भुगतना पड़ा, जब सरयू राय ने उन्हें जमशेदपुर पूर्वी की उसी सीट से निर्दलीय लड़कर हरा दिया जिस सीट से लगातार 5 बार से रघुवर दास जीतते आ रहे थे। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई और हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले गठबंधन की बहुमत की सरकार बन गई। अब रघुवर दास के समर्थक बीच बीच में यह हवा जरूर उड़ाते हैं कि अगली बार बीजेपी सत्ता में आई तो नेताजी ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन 1932 के चक्रव्यूह में फंसी भाजपा अब लगता नहीं है कि किसी गैर आदिवासी नेता पर दांव खेलेगी। तो अब जबकि इस चक्रव्यूह की काट झारखंड में भाजपा के किसी महारथी के पास नहीं दिख रही, भाजपा आलाकमान को याद आ रहा है कि उसके पास तो खुद अर्जुन मौजूद है जिसके पास चक्रव्यूह को तोड़ने का हुनर है। जैसी जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को संकेत दिए जा रहे हैं कि वह अपना गांडीव तैयार कर लें, क्योंकि झारखंड के चुनावी समर में 1932 का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए उनकी जरूरत पड़ सकती है, उन्हें रण क्षेत्र में उतरना पड़ सकता है। हालांकि अर्जुन अभी अनमने से हैं। उनके करीबी लोग बताते हैं कि अर्जुन मुंडा को दिल्ली की हवा रास आ गई है। अब वे झारखंड के झंझावात में वापस आने को इच्छुक नहीं है। पिछले दिनों एक राष्ट्रीय टीवी चैनल के सवाल पर भी अर्जुन मुंडा ने झारखंड की राजनीति में लौटने पर अनिच्छा जाहिर की थी और कहा था कि वे अभी केंद्र की राजनीति में ही रहना चाहते हैं। पिछले 7 जनवरी को चाईबासा में अपनी रैली में अमित शाह ने अर्जुन मुंडा को जिस तरह तरजीह दी थी, उससे भी इसके संकेत मिले थे कि भाजपा आने वाले दिनों में उनका उपयोग कर सकती है। लेकिन जहां मुंडा
फिलहाल झारखंड की राजनीति में लौटने के मूड में नहीं है। उनके सलाहकार, उनके करीबी लोग भी उन्हें यही सलाह दे रहे हैं कि फिलहाल दिल्ली ही आपके लिए मुफीद है। लेकिन बीजेपी को झारखंड जीतना है और अर्जुन ही वह महारथी है जिसके पास चक्रव्यूह तोड़ने का साहस भी है और विरोधियों को अपने पाले में करने का हुनर भी उन्हें खूब आता है। 3 बार झारखंड की बागडोर संभाल चुके अर्जुन मुंडा झारखंड की सियासी शतरंज के ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने कई बार हारी हुई बाजी को भाजपा के पक्ष में पलटा है। ऐसे में भाजपा को यह उम्मीद है 2024 में अर्जुन मुंडा अपने गांडीव से बाणों की वर्षा करके माहौल को भाजपा के पक्ष में बदल देंगे। आपको याद होगा कि साल 2013 में जब जेएमएम ने हेमंत सोरेन की अगुवाई में अर्जुन मुंडा की सरकार गिराई थी तो 1932 का खतियान उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा था। उसके बाद 2014 का विधानसभा चुनाव जीतकर बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन अर्जुन मुंडा खुद अपनी खरसावां सीट से चुनाव हार गए और अगले 4.5 साल तक वह बीजेपी में लगभग उपेक्षित ही रहे। चर्चा है कि मुख्यमंत्री रहते भाजपा के एक बड़े नेता को उन्होंने नाराज कर दिया था और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था, क्योंकि उसके बाद 2015 में राज्यसभा का उपचुनाव हुआ और 2016 में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हुए और इन 2 चुनाव में बीजेपी ने 2 बाहरी उम्मीदवारों को जिताकर दिल्ली भेजा। इनमें एक तो मुख्तार अब्बास नकवी थे और उसके पहले 2015 में एमजे अकबर को बीजेपी ने राज्यसभा में भेजा था, लेकिन मुंडा चुप रहे, धीरज के साथ अपने वक्त का इंतजार किया क्योंकि उन्हें पता था कि उनका वक्त लौटेगा। तो आया उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव। खूंटी से दिग्गज भाजपा नेता, 7 बार के सांसद, 4 बार केंद्रीय मंत्री रहे और लोकसभा के उपाध्यक्ष रह चुके कड़िया मुंडा की जगह बीजेपी ने अर्जुन मुंडा को खूंटी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। कड़िया मुंडा की उम्र 75 साल से ज्यादा हो गई थी और वो मोदी के उस पैमाने पर फिट नहीं बैठ रहे थे जिसमें 75 साल से ऊपर वालों को टिकट नहीं दिए जाने की बात थी। तो मुंडा खूंटी से उम्मीदवार बनाए गए और कहा तो यह भी जाता है कि मुंडा को यह मुश्किल सीट दी ही इसलिए गई थी कि वे चुनाव हार जाएं और भाजपा में उनका करियर खत्म हो जाए। हालांकि मुंडा 2009 में एक बार जमशेदपुर से सांसद निर्वाचित हो चुके थे। जमशेदपुर उनका घर है और यहाँ लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं और मुंडा भारी मतों से 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए थे। लेकिन 2010 में उनको लोकसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी थी क्योंकि वे झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए थे जब उन्होंने जेएमएम के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तो खूंटी में लोकसभा चुनाव 2019 में अर्जुन मुंडा को कांग्रेस के कालीचरण मुंडा से बेहद कड़ी टक्कर मिली और वह करीब 1000 वोटों के बारीक अंतर से चुनाव जीतने में सफल रहे और इस बार उन्हें मोदी 2.0 कैबिनेट में जगह मिल गई। उन्हें जनजातीय मामलों का केंद्रीय मंत्री बनाया गया। केंद्र में मंत्री बनने के बाद से झारखंड की राजनीति में अर्जुन मुंडा की दिलचस्पी काफी कम रह गई है। जमशेदपुर और रांची स्थित अपने आवासों में रहने के दौरान भी वह सिर्फ अपने नजदीकी लोगों से मिलते जुलते हैं, लेकिन अब जैसे संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा उन्हें एक बार फिर झारखंड में उतारने के लिए इच्छुक है। अर्जुन मुंडा के नजदीकी लोग बताते हैं कि अब वह केंद्रीय राजनीति में रम गए हैं। केंद्रीय मंत्री के रूप में वह बहुत मेहनत करते हैं। देश भर में आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए योजनाओं पर काम कर रहे हैं। वहां काम ज्यादा है लेकिन तनाव कम है, जबकि झारखंड में पार्टी की अंदरूनी खींचतान, खेमेबाजी और फालतू के झंझट बहुत हैं। ऐसे में अर्जुन मुंडा फिलहाल मोदी सरकार के कार्यकाल तक झारखंड की राजनीति में लौटने के इच्छुक नहीं है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले लोकसभा का चुनाव होना है और अर्जुन मुंडा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, यह भी तय है। लोकसभा के नतीजों के बाद की परिस्थितियों के आधार पर ही यह तय होगा कि मोदी और अमित शाह अर्जुन मुंडा को 1932 का चक्रव्यूह भेदने के लिए झारखंड भेजेंगे या फिर वह केंद्र की राजनीति में ही रमे रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।